तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल की टैब पे। आज हम क्लास 10th सिविक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ख़त्म भी करेंगे। तो चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है? फेडरलिज्म मीन्स द डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सो फेडरलिज्म के बारे में हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। In the previous chapter, we noted that vertical division of power sharing among different levels of government in one of the major forms of power sharing in modern democracy. So आजकल के लोकतंत्र में क्या होता है कि वर्टिकली पावर का डिवीज़न किया जाता है। सबसे ऊपर कौन रहेगा, उसके नीचे कितने सबऑर्डिनेट, फिर उसके नीचे। इस तरह से पावर शेयर किया जाता है आज के युग के लोकतंत्र में। In this chapter, we focus on these forms of power sharing. It is the most commonly referred to as federalism. We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. बेसिकली हम सबसे पहले फेडरलिज्म के बारे में जानेंगे, उसके डेफिनेशन जानेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स जानेंगे, फिर इंडिया में कैसे वो फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है उसके बारे में जानने वाले हैं। दिल थाम के बैठिए, ये चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आखिर होता क्या है? सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। चैप्टर था पावर शेयरिंग। लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन लास्ट चैप्टर. You would recall that one of the key changes made in constitution in Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to regional governments. बेल्जियम में क्या हुआ था कि जो सेंटर की पावर थी वो थोड़ी कम कर दी गई और वो पावर ट्रांसफ़र कर दी गई किसे? स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट्स को. रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर. They had their roles and power, but all these powers were given to governments and could be withdrawn by the central government. ये सारे पावर्स किसके द्वारा दी गई थी? बेल्जियम के जो सबऑर्डिनेट यानी रीजनल गवर्नमेंट्स थी, जो छोटी छोटी पर्टिकुलर जगहों की गवर्नमेंट्स थी स्टेट्स की. ये पावर दी गई थी उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि वो कभी भी वापस भी ले सकते थे, है ना. पावर का डिवीज़न हो गया किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट. ये जो डिवीज़न है इसे हम फेडरलिज्म टर्म बोलते हैं. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on central government. 1993 में कुछ चेंज किया गया वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कि रीजनल गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया और जो भी सेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो थोड़ी कम कर दी गई और अब सेंटर पे उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट्स या रीजनल गवर्नमेंट्स को. Thus, Belgium shifted from unitary to a federal form of government. Federal means क्या हो? Division of powers between two or more. ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीज़न हो उसे फेडरलिज्म टर्म दे सकते हैं. श्रीलंका के बारे में जानेंगे. श्रीलंका कंटिन्यूड टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द यूनिटरी सिस्टम वेयर नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल पावर. श्रीलंका में क्या हुआ? एक ही होंगे भाई गुरुजी हमारे सिन्हाला बोलने वाले, ठीक है. वही गुरुजी पूरा देश चलाएंगे, चाहे उनके और भी ज़्यादा लोग बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले लोगों उनकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ. ये था कहाँ? श्रीलंका में. अब आते हैं हम डेफिनेशन पे. फेडरलिज्म का डेफिनेशन आ जाता है जो कि बोर्ड एग्जाम को लेके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी and various constituent units of the country. ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कभी भी पूछा जा सकता है कोई भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में मेनली. ये डेफिनेशन आपको याद करना है और समझना भी है. फेडरलिज्म एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर का डिवीज़न होता है. एक सेंट्रल अथॉरिटी, सबसे बड़े वाले गुरुजी, और उनके छोटे छोटे पार्ट्स, उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज छोटी छोटी यूनिट्स के बीच में. इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया गया? एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरा देश चलाती है, प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट्स, और फिर स्टेट्स के सीएम्स हो गए, वो हो गए उनके रूट्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स.
वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स। सो एक तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो कि कुछ सब्जेक्ट पे फोकस करेगी, कुछ कुछ टॉपिक्स पे फोकस करेगी जो कि पूरे देश के हित में होगा। और द अदर आर द गवर्नमेंट्स एट लेवल्स ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। और ये पूरा मान लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो इंडिया है, ठीक है। सो ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स में जो सीएम्स हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे और वहाँ क्या क्या नीड है उस बारे में सोचेंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो कि पूरे देश के बारे में सोचेगी। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑन देयर अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। सो सभी इंडिपेंडेंट है, स्टेट भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। कुछ भी डिसीजन जो उनके लिस्ट में है, यहाँ पे 3 लिस्ट है इंडिया में हिसाब से, तो एक सेंटर का लिस्ट है, एक स्टेट का लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। सो सेंटर का जो लिस्ट अभी हम पढ़ेंगे उस लिस्ट के बारे में, सो अभी उससे नहीं बताऊँ तो अच्छा रहेगा, बाद में आप अच्छे से जान पाओगे। सो ये हमारा मैप हो जाता है। ये जो देखो फेडरल पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। ये जो ग्रीन है यहाँ पे फेडरलिज्म है, मतलब पावर का डिवाइड किया गया। देखो हमारे इंडिया भी है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, और बगल में पाकिस्तान भी फेडरल कंट्री है। सो ये फेडरलिज्म यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, और जो जो वाइट है वहाँ पे नहीं किया जाता, वहाँ पे एक ही या तो उस पर ज़्यादा पावर्स होती है। In this sense, federation are contrasted with unitary government. Under the unitary system, either three is only one level of government, or sub-units are subordinate to the central government. The central government can pass on orders to provincial or local government, but in a federal system, the central government cannot order the state to do something. State government has powers of its own which is it is not answerable to central government. Both these government are separately answerable to people. सो सेंटर हो या स्टेट, पावर दोनों के पास है, इंडिपेंडेंसी दोनों के पास है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब डिपेंड तो है, लेकिन आप दबाव बना के किसी के स्टेट से कुछ ऐसा नहीं करवा सकते। सो सबके पास अपने अपने राइट्स है, सब अपने अपने हिसाब से आंसर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो वो स्टेट इंडिया को आंसरेबल है, इंडिया के लोगों को आंसरेबल है, उन्हें उनके क्वेश्चंस का जवाब उन्हें देना ही है, मतलब जो ज़्यादा फेमस टॉपिक्स हैं। और स्टेट्स जो है, पर्टिकुलर स्टेट्स में कुछ हो रहा है तो उसमें सीएम अपना बात रखेंगे, क्योंकि उस स्टेट के तो हेड वही है ना। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं इंडिया में। सेंटर है, स्टेट है, और भी उसके नीचे आते हैं छोटे छोटे पंचायत वगैरह। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन, बट आइदर ईच टायर हैज़ इट्स ऑन jurisdiction इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब पहले jurisdiction का मीनिंग समझते हैं। jurisdiction का मीनिंग क्या होता है? द एरिया over which someone has legal authority. The area may be defined in terms of geographical boundaries or in terms of certain kinds of subjects. So मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, यहाँ पे अपना एक स्टेट बन गया था, ठीक है। सो पूरे जो इंडिया में वहाँ पे तो लॉज बना सकते हैं, कोई सेंटर का भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है ना। सो सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। तो स्टेट अगर कुछ यहाँ पे लॉज बनाएगा तो यहाँ का स्टेट यहीं के लिए बना सकता है ना, इधर वाले स्टेट के लिए तो बना नहीं वो। सो सेंटर पूरे इंडिया के लिए बना सकता है और स्टेट जो पर्टिकुलर एक स्टेट है उसके लिए बना सकता है। सो इन दोनों के अलग अलग मेथड होते हैं लेजिस्लेशन, टैक्सेशन के। जैसे पानी का बिल हो गया, पेट्रोल वगैरह, जो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में अलग अलग टैक्सेस आपको पता होंगे, जीएसटी वगैरह। सो जीएसटी में जो CGST, IGST, सो 2 तरह के वो भी हो जाते हैं। सो अलग अलग टैक्सेस, अलग अलग बेसिकली सरकार चलती है मेन टैक्स से ही ना। सो टैक्स लेजिस्लेशन वगैरह इनकी अलग अलग होती है, सेंटर और स्टेट्स की। बट ऐसा होता है कि दोनों ही लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर specified in the constitution, so the existence of authority of each tier government is constitutionally guaranteed. So ये बहुत ही अच्छे से संविधान में भी लिख दिया गया है कि कौन कौन पावर्स किसके पास है। सो उस हिसाब से सभी जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट हो या सेंटर, सो उनके पास उसी हिसाब से उन्हें फॉलो करना होता है।
द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर्ड कंसेंट बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो जैसे मान लो एक लिस्ट है हमारे पास ये स्टेट की, एक लिस्ट है हमारे पास सेंटर की, और एक लिस्ट है हमारे पास कंकरेंट की। सो स्टेट क्या होता है कि स्टेट में अगर कुछ लॉ बनाना है तो स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक है तो उस टॉपिक पे स्टेट लॉ बना सकता है, सेंटर में उस टॉपिक है तो वो सिर्फ सेंटर ही बना सकता है, और कंकरेंट में है तो दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट में मान लो अगर कोई लॉ बनाना है तो यहाँ पे तो अपने बना लेगा, ठीक है, सेंटर और स्टेट, ये तो हो गया। कंकरेंट में होता है कि दोनों बना सकते हो भाई। सो दोनों तो बना सकते हो, लेकिन अगर उस लिस्ट में से कुछ चेंजेस करने हो तो क्या करोगे? तब तो दोनों की सहमति चाहिए होगी, सिर्फ सेंटर नहीं कर सकता अकेले, सिर्फ सेंटर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर, ये वर्ड देखो, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। सो अगर लड़ाई होती है ना सेंटर या स्टेट के बीच कि भाई तुम अभी ही देख लो, मेन कोविड के दौर पे देख लो कि सबको वैक्सीन चाहिए सारे स्टेट्स को, तो वो डिमांड करते हैं स्टेट से, तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। मतलब डिमांड को अगर पूरा नहीं किया जाता तो सरकार के अगेंस्ट में जाती है स्टेट सेंटर के अगेंस्ट में। सो केसेस चलते हैं कोर्ट्स में, चाहे वो नदी को लेके हो, पानी को लेके हो, तो अलग अलग केसेस चलते हैं। सेंटर स्टेट के बीच में लड़ाई है, स्टेट या दूसरे स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, मतलब बातों की। तो फिर उस हिसाब से कोर्ट डिसीजन लेती है अपने, और कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है, और जो कोर्ट बोलती है वो मानना ही होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल of governments are clearly specified to ensure its financially autonomy. सो अलग अलग गवर्नमेंट है, जैसे सेंटर स्टेट है तो इनके रेवेन्यू अलग अलग आते होंगे पैसे। मान लो जैसे कोई दिल्ली मान लो, दिल्ली में बस चल रही है तो दिल्ली से जो बस से जितने भी इनकम होगी वो डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगी, है ना। सो ये पर्टिकुलरली स्टेट की इनकम होती है। तो अलग अलग इनके इनकम मेथड में टैक्सेस में भी अलग अलग दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंट्रल स्टेट को, बोले एक साथ जीएसटी नाम से ले लें लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग। नेक्स्ट होता है हमारा द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू सेफ गार्ड टू एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while at same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. So फेडरलिज्म को अगर आपको इफेक्टिवली प्रैक्टिस करना है तो बुक में ऐसा दे रखा है कि दो रूल्स आपको सही से फॉलो करना होगा। पहला कि पावर शेयरिंग को इफेक्टिवली यानी सही से प्रैक्टिस किया जाए। They should also trust that each would be abide by its part of agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. पहला तो तुम पावर शेयर कर रहे हो तो तुम दोनों में ऐसा कर शेयर करो ना कि लड़ाई ना हो दोनों में। पहला ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, चाहे स्टेट हो सेंटर स्टेट हो, और साथ में आगे बढ़ने की माइंडसेट होना चाहिए। The exact balance of powers between center and state government varies from one federation to another. This balance depends mainly on historical context in which the federation was formed. There are two kinds of routes through which federation has been formed. The first route involves independent states coming together to their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty, retaining identity, that can increase their security. So पहले तो ये है कि आप जैसे फेडरलिज्म की वैसे प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो जो भी रिलेशन होंगे ना दो स्टेट के बीच में या दो सेंटर स्टेट, तो वो हिस्ट्री पे डिपेंड करे कि उनकी पहले कैसे रही है। चाहे वो कोई कंट्री ही आपस में क्यों नहीं मिल रहे, दो कंट्री एक साथ मिलकर एक कंट्री क्यों ना बना रहे हो। सो ये हो जाता है। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। In the first category of federation, all the constituent states have equal powers and strong vis-a-vis the federal government. The second route is where a large country decide to divide its power between constituent state and national government. So ये एग्जाम्पल था हमारा यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़। मेन ये कंट्रीज़ नहीं है, फेडरेशन है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज़ भी हैं और वो पूरे एक साथ मिलके फॉर्म करते हैं एक, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क वगैरह।
सो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब कुछ कुछ कंट्रीज़ मिलकर 50 कंट्रीज़ मिलकर एक फेडरेशन बना रही है, संघ बना रही है। सो वो आ जाएगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। अब इंडिया जैसी कंट्री में क्या प्रैक्टिस होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये एक दो आपको याद रखने पॉइंट, पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड्स ऑफ फेडरेशन, जिसमें कि द सेकंड रूट अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। सो बहुत बड़ी कंट्री, मतलब बड़ी कंट्री, और उसमें वो चाह रहे हैं कि अपने पावर को डिवाइड करे छोटे छोटे स्टेट्स में और एक हेड हो सेंटर में। सो ये बेल्जियम में प्रैक्टिस होता है, स्पेन में प्रैक्टिस होता है, इंडिया में प्रैक्टिस होता है, और भी बहुत सारे कंट्रीज है इसमें प्रैक्टिस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 दे रखा है। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट्स। सो सेंटर इसमें ज़्यादा पावरफुल होता है और उसे क्वासी फेडरल भी बोलते हैं। क्वासी फेडरल गवर्नमेंट इंडिया ने अडॉप्ट किया था ब्रिटेन से। So very often different constituent units of federation have unequal powers. Some units are granted special powers. कुछ यूनिट्स को ज़्यादा पावर्स दी जाती है, जैसे नागालैंड वगैरह को। सो एज पर नीड्स पावर्स का डिवीज़न किया जाता है कि कौन से स्टेट को ज़्यादा पावर दी जाए। आई मीन स्टेट को ज़्यादातर इक्वली पावर दी जाती है कि, और कभी कभी कुछ ऐसे स्टेट्स हो जाते हैं जिनमें ज़्यादा पावर देनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अब इंडिया को फेडरल क्या बनाता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे हम कर सकते हैं। सो वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। सो बेल्जियम जैसे छोटी कंट्री, श्रीलंका जैसे छोटी कंट्री, वहाँ पे डाइवर्सिटी है भाई। तो इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में डाइवर्सिटी तो बहुत आम बात है। What about a vast country like India? So many languages, religions, regions. इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज बोल जाते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे रीजन है। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे कैसे पावर शेयर किया जाए, क्या किया जाए यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड इमर्ज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर पेनफुल ब्लडी पार्टीशन। सो इंडिया तो आज़ाद हुआ, साथ साथ में हमारा पाकिस्तान जो पहले इंडिया का ही पार्ट था, अब वो अलग हो गया उस टाइम पे। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। सो उस टाइम पे क्या कहता ना, राजाओं का प्रिंसली स्टेट्स था इंडिया में। सो वो तो भाई कि हमें इंडिया में ही ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाओ, हो गए इंडिया में। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये वर्ड देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन मीन्स संघ, स्टेट का संघ, मतलब बहुत सारे स्टेट्स मिलके एक कंट्री बना रहा है, तो उसे इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेट्स गो बैक टू 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड above. We can see that all these features apply to provision of Indian Constitution. The Constitution originally provided for a two-tier system of government: the Union government, what we call the central government, representing the Union of India, and the state government. पहला तो एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारे जब देश आज़ाद होता, जब संविधान बनना था, तब से ही ऐसा है। बाद में लेटर अ थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत और म्यूनिसपैलिटी। ये बहुत ही ग्राउंड लेवल पे पंचायत म्यूनिसपैलिटी की भी ऐड किया गया। एज इन एनी फेडरेशन देयर these different tiers enjoy separate jurisdiction. The constitution clearly provide a threefold distribution of legislative powers between union government and state government, that it is contains 3 list. So अब 3 लिस्ट के बारे में हम जानने वाले हैं कि जैसा संविधान में पहले से ही दे दिया गया था कि जैसे स्टेट के पास क्या पावर होगी, जो सेंटर है उसके पास क्या पावर दिया जाए, और दोनों के पास कुछ पावर्स क्या क्या दी जाए। तो यूनियन लिस्ट है हमारे पास। ये 3 लिस्ट है ना, आपको सही से याद रखना, ये पेपर में आते हैं और मैं जब एग्जाम दे रहा था उस टाइम पे भी आया था। सो यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। सो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, डिफेंस ऑफ द कंट्री, ये लिस्ट है, मतलब टोटल बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ ये टॉपिक्स है, जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, जैसे इंडिया पे कोई अटैक हो रहा है बाहर से, सो वो लिस्ट उसके लिए लॉज वगैरह, तो वहाँ पे कहाँ पे आर्मी लगानी है, तो उसके लिए नियम वगैरह कौन लगाएगा, यूनियन लिस्ट में है। यूनियन मीन्स सेंटर लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सबसे ऊपर है। सो ये सब टॉपिक्स पे ना वो सेंटर ही लॉ बना सकती है। These are included in list because we need a uniform policy on these matters throughout the country.
सो ऐसा नहीं ना, मान लो ये हमारा इंडिया, तो यहाँ इतना के लिए अलग मिलिट्री होती है, इतना के लिए अलग, इतना नहीं। इससे अच्छा एक साथ इंडिया के लिए एक ही यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई जाए जो कि पूरे स्टेट को अच्छे से गवर्न करे और अच्छे से उसके खिलाफ एक्शन ले सके। सो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप एज ए एग्जांपल याद कर सकते हो, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इस पर सिर्फ सेंटर ही लॉज बना सकती है। दूसरा आता है हमारे स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है? स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस। सो पर्टिकुलर एक स्टेट है इतने बड़े कंट्री में, तो उसके बारे में जो भी है टॉपिक्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पुलिस, इरिगेशन, ये सारे टॉपिक्स पे स्टेट ही लॉज बना सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट्स, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 100% अगर ये लिस्ट आता है तो आप ये टॉपिक्स लिखोगे ना तो मार्क्स दबा के मिलेंगे। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट इफ देयर आर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विच ईदर द लॉ मेड बाय यूनियन विल प्रिवेल। सो कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जिस पे दोनों लॉ बना सकते हैं, सो कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया जाता है। सो उसमें अगर जैसे सेंटर ने अगर बोल दिया कि ये सही है तो मतलब सही है, उसके बाद स्टेट भी कुछ कर नहीं सकता। सो इफ़ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट अगर दोनों के बीच में होता है तो यूनियन गवर्नमेंट का ज़्यादा अच्छा माना जाएगा और ज़्यादा वही प्रेफर किया जाएगा। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन 3 सब्जेक्ट? सो पहला तो हमने पढ़ा ऊपर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और यहाँ से था कॉन्करेंट लिस्ट। द स्टेट, फॉरेस्ट, बोथ द यूनियन एंड वेल, ये कॉन्करेंट लिस्ट से बोलते हैं। सो अब कुछ टॉपिक्स है जो तीनों में से किसी में फॉलो और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर केम अप। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिडुअरी सब्जेक्ट। सो ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट है जिनमें अभी लॉज नहीं बने हैं, और ऐसा हुआ है कि ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि जब संविधान बनना था उसमें पे IT सॉफ्टवेयर वगैरह था नहीं ज़्यादा, मतलब इतना प्रैक्टिस होता नहीं था। तो अब अगर इस पर लॉज बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस हिसाब से उसे डाल सकती है कौन से लिस्ट में उसे डालना है। वी नोटेड अबव that most federation that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. Thus, all states in India and the union do not have identical powers. Some states enjoy special status. So, इंडिया में भी कुछ कुछ स्टेट्स को अलग अलग स्टेटस दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तो इनके पास कुछ ज़्यादा पावर्स मिलते हैं वहाँ के पर्टिकुलर गवर्नमेंट को आर्टिकल 371 के अनुरूप, और आर्टिकल 373 से 370 तो हटा दिया गया, आपको पता होगा, न्यूज़ देखते होगे तो। ड्यू टू दिस पेकुलियर social and historical circumstances, these special power are specially enjoyed in relation to protection of land right, indigenous people and the culture and preferential employment with governments. एक्चुअली ये हुआ था ना कि जब देश आज़ाद हुआ था और ये सारे स्टेट्स को वल्लभ भाई पटेल जो होते थे, जो थे वो इंडिया में ऐड करना चाहते थे, और ये चाहते थे कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। तो भाई उन्होंने बोला स्पेशल तुम्हें कुछ पावर्स दे देंगे, तुम इंडिया में ज्वाइन हो जाओ। हो गया भाई, अब वही है। सो देयर कल्चर एंड आल्सो, उनके कल्चर भी थोड़े अलग होते हैं, मतलब कल्चर तो आपको हर जगह पे अलग अलग ही मिलेंगे। सो उनके कल्चर के हिसाब से डिवाइड किया है कुछ स्टेट्स को। एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस हियर। Similar special provision exists for some other states in India as well. There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These areas which are too small to become independent but which could not be merged with any existing states. So कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जो कि पर्टिकुलर एरिया तो इंडिया के ही है, लेकिन उसे अलग स्टेट बना भी नहीं सकते, ना ही वो मर्ज किया। जैसे लक्षद्वीप, आप इंडिया मैप देखोगे तो वो एक वो है, आइलैंड है। सो आप कैसे उसे अपने में ऐड कर सकते हो। दिल्ली वगैरह कैपिटल सिटी है, तो इसमें किसे पावर दिया जाए, CM को या यहाँ पे रह रहे PM को। सो ये भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सो अलग अलग, मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जिन्हें बहुत ज़्यादा पावर मिल गया, कुछ स्टेट्स ऐसे भी है कुछ जिससे बहुत ज़्यादा पावर छीन लिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। अब कुछ चंडीगढ़ जैसे यूनियन टेरिटरी जितने हैं ना अपने, उसमें 9 यूनियन टेरिटरी में से सारे पे जो भी है वो जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा उन पे पावर्स दिखा सकती है।
The sharing of power between the union government and state government is basic to the structure of constitution. It is not easy for making changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. Any change it has to be first passed in both of the houses with at least 2/3 majority. So ये फेडरलिज्म का जो प्रैक्टिस है, पावर शेयरिंग का जो प्रैक्टिस किया जाता है आज, और मतलब पहले से किया जाता था, तो अगर आपको इसे चेंज करना है जो भी सरकार है तो उसे 2/3 मेजोरिटी चाहिए हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में। सभी वो लॉ जो है मतलब ये चेंज हो सकता है कि किसे ज़्यादा पावर दी जाए किसे नहीं। सो ये बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है ना। सो इसके लिए मेजोरिटी भी ज़्यादा चाहिए। द 2/3 मीन्स 75% तो आराम से। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedures. In case of any dispute, अब डिस्प्यूट होगा तो किसके पास जाएंगे भाई? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो सेंटर के साथ स्टेट का हो, स्टेट के साथ स्टेट का हो। सो वो डिस्प्यूट हुआ तो सीधे मतलब बॉम्बिंग, आर्मी वगैरह नहीं लगाएंगे अपने, सीधे आर्मी होते ही का मतलब स्टेट्स के, टोटल तो इंडिया के। सो मतलब फिज़िकली लड़ाई ना करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, मतलब जाते ही हैं। और जो उनका डिसीजन निकलता है ना सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वो एक स्टेट के फेवर में हो या ना हो, उन्हें मानना पड़ेगा ही, चाहे वो कहीं का भी सीएम हो। ये होता है। ये देख सकते हैं आप इंडिया का मैप, ये कब का है? 1947 का मैप है। ये पूरा इंडिया था अपना, ये पाकिस्तान भी इंडिया में था, ये भी था बांग्लादेश। सो इंडिया इतना बड़ा था। अब हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? So constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is merely because the clearly laid over constitutional provision. The real success of freedom in India can be attributed to nature of democratic politics. This ensured the spirit of freedom, respect for diversity, and desire for living together became shared ideals in our country. So ऐसा कहा जाता है ना, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, सो डेमोक्रेसी को इंडिया से कोई नहीं हटा सकता, इसमें जड़ बन चुका है भारत में। और बहुत ही अच्छी बात है ये डेमोक्रेसी, मतलब लोगों को लोग खुद चुन रहे अपने रूलर को, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो जो लोग हैं वो खुद मतलब फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करें, मतलब फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल कंट्री में रह रहे हैं, तो उन्हें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सारे टॉपिक्स जो भी ऐड हुए हैं पहले तो वो सही है। और फेडरलिज्म का असली सक्सेस क्या होगा इंडिया में? कि लोग खुश रहें, फ्रीडम लें, फ्रीडम इंजॉय करें अपनी, रिस्पेक्ट, मतलब सारे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिले। जैसे ये है इंडिया, तो यहाँ पे मतलब दूसरे भाषा बोलने वाले लोग हैं, सो उन्हें भी पर्टिकुलर एरिया में रिस्पेक्ट मिलता है, और बाहर जगह भी जाते तो रिस्पेक्ट मिलता है। सो ये बात अलग है, और ये बात सही भी है कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग इंडिया में साथ में रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग इंडिया में साथ में रहते हैं। पहला आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स में, लिंग्विस्टिक मीन्स होता है क्या? लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज बेस्ड, मतलब लैंग्वेज के तौर पर डिवीजन। The creation of linguistic states was the first and a major test for democracy in politics. So इंडिया में सबसे पहला टेस्ट ये किया गया था कि लैंग्वेज के हिसाब से कुछ स्टेट्स को बांटा गया था। जैसे कर्नाटका में कन्नड़ बोलने वाले, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु, बाकी इधर तेलंगाना तेलुगु बोलने वाले। सो इस हिसाब से लैंग्वेजेस में बांटा गया था। सो ये मैप देख सकते हैं आप। बाकी इधर तो यही लिखा 1947 of the several old states this was done to ensure people who spoke the same language. सो लोगों को भी मतलब पहले ऐसा माना गया था ना कि ऐसे हम कुछ लीडर्स का ये माना था कि लैंग्वेज वेस्ट बांट रहे भाई, तो फिर लड़ाई होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो कर्नाटका है, यहाँ पे कन्नड़ बोल रहे हैं और ये तेलुगु बोलने वाले, तो दोनों लड़ेंगे, टूटेंगे, मतलब भारत टूट जाएगा। बहुत सारे लीडर्स ऐसा कहना था, मतलब पहले लैंग्वेज वेस्ट बांटा, नागालैंड उत्तराखंड को कल्चर वेस्ट बांटा, मतलब अलग अलग बेसिस पे स्टेट्स का डिवीज़न हुआ है। कोई पर्टिकुलर स्टेट ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे हटा दिया गया। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. बहुत सारे लीडर्स को ही लग रहा था कि आप लैंग्वेज के बेस पे अगर बांटते हो कंट्री को, मतलब स्टेट्स को, सो इससे भारत के टूटने का डर है।
The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that formation of linguistic state actually made country more united. तो ऐसा लगा था उन्हें, पर एक्चुअल में ये हुआ कि ये लिंग्विस्टिक बेस पे डिवीज़न और भी ज़्यादा सबको एक साथ ले आया है। मतलब अब सारे लैंग्वेज वाले एक साथ, क्योंकि जब शुरू बना था तो डर रहा था ना कि तुरंत टूट जाएगा। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? पहले तो सबसे पहले ये जान लो कि इंडिया कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अ सेकंड टेक्स्ट ऑफ मतलब नेशनल लैंग्वेज, अ सेकंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। पहला तो लैंग्वेज बेस पे स्टेट बांटना, फिर देखते हैं लैंग्वेज बेस पे अब लोग पढ़ रहे हैं या कोई स्कूल जा रहा है तो उसे कौन से लैंग्वेज में पढ़ाओगे। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज को इस नेशनल स्टेटस नहीं दिया गया कि हमारा राष्ट्रभाषा है। वैसे तो हम बोल देते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी है, पर ऑफिशियली ऐसा कुछ कहा नहीं है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% इंडियंस। सिर्फ 40% इंडियंस का ही मदर टंग हिंदी है। देयरफॉर अदर लैंग्वेजेस भी थे हिंदी। 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एट scheduled languages by the constitution. A candidate in examination conducted for central government position may opt to take the examination in any of these languages. State to have their own official language, but of the government work displays of official language of the concerned state. So आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब चाह रहे हो या फिर कोई पोजीशन पे बनना चाह रहे हो, सो आप कोई भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे 21 रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और एक हिंदी, मतलब सारे लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और स्टेट में अगर आपको कोई दो स्टेट का, वहाँ स्टेट का लैंग्वेज आपको सीखना जरूरी। तो नेक्स्ट आता है हमारा, अनलाइक श्रीलंका the leader of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to constitution, the use of English was for official purposes was to stop in 1965. So 1965 में स्टॉप कर दिया गया था इंग्लिश का एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करना। सो अब नॉन हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज जो कि तमिल थे, कन्नड़ बोलने वाले थे, तो उन्हें तो इंग्लिश आते नहीं है। सो उन्होंने फोर्स किया, फिर वो फोर्स बहुत ही ज़्यादा वायलेंट मोड ले लिया। सो फिर इंग्लिश को भी मतलब आम बोलचाल की भाषा, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कुछ आपको ऑफिशियली लेटर्स वगैरह या फिर कुछ ऑफिशियली काम करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या कोई भी गवर्नमेंट के साथ, तो आप इंग्लिश मेन लैंग्वेज एज मान के चल सकते हो। और पहले कर दिया गया था 1965 में कि सिर्फ हिंदी होगी ऑफिशियल, आई मीन इंग्लिश नहीं होगी। सो इससे वायलेंट रूप ले लिया था और साउथ इंडिया के लोग गुस्से में आ गए थे। नेक्स्ट आता हमारा, कंटिन्यूज टू बी ऑफिशियल। अच्छा, एक पैराग्राफ और है, प्रमोशन डजंट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। सो हिंदी का प्रमोशन, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब सरकार कहती है हिंदी मतलब हिंदी भी बोलो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार थोप रही है कि आप हिंदी ही बोलो सिर्फ। So flexibility shown the Indian political leader helped our country to avoid this kind of situation Sri Lanka find itself. श्रीलंका में बेसिकली क्या था, 2-3 लैंग्वेज बोलने वाले थे ज़्यादा से ज़्यादा, और इंडिया में क्या है, बहुत लैंग्वेज, बहुत 40+ शायद 40 से भी ज़्यादा। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। Restructuring the center state relation is one more way in which federalism has been strengthened practice. How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to a very large extent of how the ruling parties, the leaders following this arrangement for a long the same party ruled both. हाँ, यहाँ पे कांग्रेस के बारे में बोला जा रहा है लास्ट लाइन में कि सेंट्रल स्टेट का रिलेशन किस प्रकार से होना चाहिए फेडरलिज्म में। सो बहुत सारा ऐसा टाइम था ना, पहले शुरू में तो कांग्रेस बहुत ही फेमस पार्टी थी, तो हर बार वही जीतते थे सेंटर में इलेक्शन हो या स्टेट में। तो दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स, क्योंकि भाई सेम पार्टी के हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश के सीएम भी कांग्रेस के हैं। सो कांग्रेस पार्टी के हैं तो पार्टी की बात तो माननी पड़ेगी भाई। सो आप कांग्रेस के हिसाब से ही फिर डेवलपमेंट करोगे ना, सेंटर के हिसाब से। सो पहले कुछ ऐसे भी मतलब बात हुई थी कि सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके स्टेट के जो भी दूसरे लीडर्स हैं उन्हें हटा देती थी।
The central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival parties. So अपोजिट पार्टी अगर कंट्रोल कर रही है तो क्या करते थे ये लोग कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके उसे हटा देते थे और उसे गलत साबित कर देते थे. All this changed significantly after 1990. This period saw the rise of regional parties. So particularly regional parties का इमर्जेंस शुरू हुआ. फॉर एग्जाम्पल यूपी में देख लो बीएसपी है. सो वो रीजनल पार्टी वहाँ से मतलब अब तो बड़ी पार्टी बन गई लेकिन स्टार्ट तो रूट ग्रास रूट तो यूपी है ना उनका. तो दिस पीरियड वाज सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. सो पर्टिकुलरली एक मान लो ये स्टेट है तो यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज है. तो पर्टिकुलरली एक आदमी यहाँ से खड़ा हो रहा है तो वो वहाँ के उसके आसपास के लोग उसे वोट देंगे और उसे जिताएंगे. तो वो रीजनल पार्टी उस रीजन में जीती है वो बस. दिस वॉज ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ कोलिशन एरा. अब 1990 से कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुई. अब कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कोलिशन गवर्नमेंट की डेफिनेशन जानते हैं. द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर ऑफ टू और एटलीस्ट टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली पार्टनर्स इन कोलिशन फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम. सो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? मान लो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो 273 सीट्स की ज़रूरत है. ठीक है, 273 सीट्स की ज़रूरत है और आपकी पार्टी को बस 270 सीट्स मिलती है. तो 3 सीट और कहाँ से लाओगे? तो दूसरे पार्टी के साथ हाथ मिला लो भाई, हम दोनों मिलके सेंटर पे रूल करेंगे. ठीक है, सो ऐसा हम कर सकते हैं कि हम दोनों मिलकर सेंटर पे रूल करेंगे तो अब सेंटर स्टेट एक साथ हो जाएंगे. मतलब सेंटर में 2 पार्टी का रूल होगा फिर. सो उसे कोलिशन गवर्नमेंट होगा बोलेंगे. इफ गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली पार्टनर्स इन कोलिशन. तो 2 पार्टी अगर एक साथ आके सरकार बनाती है तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट का देख सकते हैं ये कार्टून्स बने हुए हैं यहाँ पे. सो हाथ पे आता है सपोर्टेड बाई मेजर जजमेंट बाई सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट. तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके जब सेंटर स्टेट को हटा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे लॉज बना दिए ताकि उसके लिए डिफ़िकल्ट हो गया कि आप स्टेट को हटा सकते हो ऐसे गलत तरीके से. दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टूडे. तो इस कारण से फेडरल पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. एक तो ये होता है ना कि जुडिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहीं पे भी. मैं कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे इंटरप्रेट करके वहाँ पे सही करती है. और हमारा लास्ट टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि सेंटर के पावर थोड़ा कम करके स्टेट के बीच या उसके नीचे वाले के बीच बांट दो. So we noted that federal government have 2 or more tiers of government. We have so far discussed the 2 tiers in the country, but a vast like India cannot run through these 2 tiers. States in India are as large as independent countries of Europe. In terms of population, UP is bigger than Russia. पॉपुलेशन के हिसाब से देखो यूपी जो है रशिया से भी बड़ा है. सोचो रशिया उतना बड़ा कंट्री है, वहाँ से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यूपी की है. सो अब देखते हैं कि महाराष्ट्र इज़ बिगर देन जर्मनी पॉपुलेशन के हिसाब से. तो इंडियन पॉपुलेशन तो आपको पता है सेकंड नंबर पे चाइना के बाद आता है. देयर इज़ अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग विच दी स्टेट्स फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट. बिलो दैट द स्टेट गवर्नमेंट दिस इज रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. दिस रिजल्टेड अ थर्ड टायर गवर्नमेंट कॉल लोकल गवर्नमेंट. तो तीसरी टायर बनती है एक लोकल गवर्नमेंट की. पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट. तो इसमें क्या होगा, सेंटर को कम थोड़ा पावर ले लो, स्टेट्स को दे दो या उसके नीचे लोकल को भी दे दो. सो व्हेन पावर इज टेकन अवे, ये सही से आप डेफिनेशन याद कर सकते हो. व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन ये हो गया और ये पेपर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में. When power is taken away from central and state government and given to local government. The basic idea behind decentralization is there is a large number of people. So यही हो जाता है ना डिसेंट्रलाइजेशन. अगर आप पर्टिकुलर एक बड़ा कंट्री है, सो आप जब छोटे एक तबके को, यहाँ पे इतना बड़ा कंट्री, यहाँ पे एक स्टेट है, फिर यहाँ पे एक गांव है, तो वहाँ पे गांव वालों को ज़्यादा पावर दोगे ना, मतलब पैसे दोगे, इनकम वगैरह, तो फाइनेंशियली हेल्प करोगे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा. आप एक स्टेट को ज़्यादा पैसा दोगे तो आप स्टेट के ज़्यादा सोचेगा. आप सबसे हेड हो, आपको और भी कुछ सोचना है, लेकिन आप उस पर्टिकुलर जगह को ज़्यादा पावर्स दे दोगे तो वो वहाँ के बारे में ज़्यादा सोचेगा. सो ये हो जाता है. लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी.
namely local self-government. The need of decentralization was recognized in Constitution since there has been several attempts to decentralize powers to levels of villages, panchayats, villages and municipalities in urban area were set up all the states, but these were directly under control of central state governments. Elections to local government were not held regularly. Local government did not have any powers of sources, thus there is very little decentralization effects. सो 1992 से पहले की बात हो रही है, पहले नहीं वहाँ पे पर्टिकुलरली रेगुलरली इलेक्शंस होते थे गांव वगैरह में. सो अब इलेक्शन होने लगे. 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया हमारे इंडिया में, और इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ है छोटे रूट मतलब छोटे छोटे जगहों को. नाउ इट इज़ रूट लेवल पे. नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शन. कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट कर दिया कि आप इलेक्शन लोगे ही. लोकल गवर्नमेंट की सीट रिजर्व कर दिया गया, जैसे लोकसभा राज्यसभा में था. SC ST OBC के लिए सीट रिजर्व है. 1/3 पॉपुलेशन, सिर्फ 1/3 पोजीशन जो होगा वो वुमेन होगा. जैसे हर 3 में से 1 वुमेन होगी. An independent institution called State Election Commission created to each state to conduct पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन. पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन कौन कराएगी? स्टेट इलेक्शन कमीशन. जो स्टेट की इलेक्शन कमीशन होगी वो, और एक हेड होती है सबसे ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो सबसे ऊपर होती है, और वो प्राइम मिनिस्टर या स्टेट के CMs की इलेक्शन कराती है. और स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कराती है? पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस. और ये दोनों एक दूसरे को आंसरेबल नहीं होते हैं, ये बात याद रखना. और ये पॉइंट्स याद रखना, जो 3-4 पॉइंट है ना, पेपर में आते हैं और आप लिख सकते हो. The state government are required to share some powers and revenues with local government bodies. So स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर शेयर, मतलब शेयर करना. वही डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, स्टेट का पावर उससे नीचे वाले को दे दो थोड़ा, सो वो अपने आप को ज़्यादा हेल्पफुल हो सके. रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज, पंचायती राज भी बोलते हैं उन्हें. ईच विलेज और अ ग्रुप of village in some state has a gram panchayat is council consisting of several ward members often called पंच और प्रेसिडेंट और सरपंच. सबसे हेड होता है सरपंच. गांव की बात हो रही है यहाँ पे, रूरल लेवल पे. सो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, लोग वोट देते हैं, और वहाँ पे हेड बोलते हैं सरपंच. नेक्स्ट आता है हमारा और विलेज इट इज़ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज. द पंचायत वर्क्स अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा. All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve annual budget of the gram panchayat and to review performance. So basically गांव लेवल पे क्या होगा कि जो पंचायत होगा वो दिखाएगा वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है. एनुअल बजट प्रेजेंट करना है, तो कम से कम 3 बार, 2 या 3 बार साल भर में उन्हें लोगों से मिलना है. द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल. फिर लोकल गवर्नमेंट गाँव से ऊपर हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. A few ग्राम पंचायत are grouped together to form usually called पंचायत समिति. सो कुछ गाँव की पंचायत से मिलकर क्या बनाती है? पंचायत समिति. और ब्लॉक और मंडल. द मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द ऑल पंचायत. सो उनके भी हेड किसके द्वारा चुने जाते हैं? उस पंचायत के. जैसे 5 गाँव की पंचायत है, सो जो हेड होंगे वो चुनेंगे उसमें से एक, उनमें से अलग भी एक पंचायत जो भी होगा वो हेड होगा ब्लॉक मंडल का. All the पंचायत समिति और मंडल्स are district together constitutes the जिला परिषद. Most members of जिला परिषद are elected. Member of Lok Sabha or of that district and some level other official or district level bodies are also its members. जिला परिषद chairperson is political head of जिला परिषद. Similarly, local government bodies exist for urban areas. सो रूरल एरिया में हमने क्या पढ़ा? एक गांव में पंचायत हेड होगी, उसे पंचायत और पंचायत समिति होगी 4-5 गांव की या ज़्यादातर गांव की, और उसमें से हेड होगा वो ब्लॉक मंडल का होगा. और आगे हमने पढ़ा कि जिला परिषद होगा, उसमें भी हेड होगा जिला पंचायत, मतलब जो भी होगा उसमें MLAs वगैरह भी उसमें पार्ट हो सकते हैं उस परिषद के, उस यूनिटी के, मतलब उस फेडरलिज्म के, उस फेडरेशन के. Similarly, local government bodies exist for urban area as well. Municipalities are set up in towns. Big cities are constituted in municipal corporation. Both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people's representatives. The municipal chairperson in the political hand of the municipal
municipality in a municipal corporation such as called mayor. सो लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि वो पहले गांव का पढ़ा हमने. अब देखो स्टेट्स में क्या होता है. स्टेट्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. जैसे दिल्ली में NDMC, EDMC. सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं और उसके हेड मेयर होते हैं और वो वर्टिकली लोकल लेवल पे उनके जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह वो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं. प्राइम मिनिस्टर रन्स द कंट्री, चीफ मिनिस्टर रन्स द स्टेट लॉजिकली, देन द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद शुड रन द डिस्ट्रिक्ट. वाई डज DM और कलेक्टर मिस्टर द क्रिकेट. इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हो या अपनी राय बता सकते हो. सो नेक्स्ट आता है हमारा, दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज लार्जली एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनी इन द वर्ल्ड. जिसने डेमोक्रेटिक कंट्री ज़्यादातर इन्होंने प्रैक्टिस किया ही है. देयर आर अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायत. सो इंडिया में देखो 36 लाख जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत लेवल पे और म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे है. निगर इन पॉपुलेशन इन मेनी कंट्रीज़, और कुछ कंट्रीज़ में तो और भी ज़्यादा है. मतलब और भी पॉपुलेशन, मतलब कुछ कंट्रीज़ के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा ही है 36 लाख. Constitutional status for local government have helped to deepen the democracy. It has also increased women's representation. पहले तो वोमेन को 1/3 तुम सीट दे रहे हो तो वो वोमेन भी ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाती है. सो ये भी बहुत अच्छी बात है. Most state government have not transferred significant powers to local government, not have the adequate resources. We all मतलब कुछ स्टेट्स ने अभी तक भी कुछ अपने जो लो लेवल पे हैं पंचायत वगैरह उन्हें अभी तक पावर्स नहीं दिए, जो कि दे देना चाहिए उन्हें. वो अभी तक मतलब हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात. सो ये था हमारा फेडरलिज्म चैप्टर. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो. अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत.